नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लब्बू भैया आपके सामने आज क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर आया हूं, जो कि हमारा पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर लेकर आए 11th क्लास का। तो होप आपको जो पहला चैप्टर होगा वो समझ आया होगा। अब मैं इसका सेकंड चैप्टर, अब जो 11th क्लास की सीरीज़ है ना, उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आपको अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो बेल आइकन है उसके सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी और जो हमारा गवर्नमेंट जॉब के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको सारी की सारी मिलती रहेंगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें याद दिलाता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब चैप्टर का नाम था राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले जो एक पर्टिकुलर सिटी लाइफ है पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर क्रिएट हुई, तो हमने वो पढ़ा था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के आज जो हमारा चैप्टर है वो आगे कंटिन्यू किया, मतलब मेसोपोटामिया का चैप्टर खत्म हो गया था। अब हम पढ़ रहे हैं द एम्पायर्स के। एम्पायर मतलब साम्राज्य कि साम्राज्य किस आधार पर रोमन साम्राज्य या फिर जो विश्व के अंदर कई सारे इस्लामिक साम्राज्य आए, अब ये जो साम्राज्यों की स्थापना कैसे होनी शुरू हुई वो हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अब साम्राज्यों के आधार पर देखा जाए तो हमारे जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। मतलब ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब ये जो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था राइटिंग एंड सिटी लाइफ नाम का मतलब एक नाम दिया गया था उसको, लेकिन चैप्टर का नाम मेसोपोटामिया था। सेम एज इट इज यहाँ पर भी नाम दिया गया किसका, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, और नाम क्या है, रोमन एम्पायर। हाँ जी, सही समझा बच्चों। हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा रोमन एम्पायर के बारे में समझने वाले हैं। तो रोमन एम्पायर है क्या क्या नहीं, इस पूरे चैप्टर में हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा जो चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, मतलब रोमन एम्पायर जो है वो किन किन कॉन्टिनेंट्स में है। सबसे पहले तो यूरोप, दूसरे पे एशिया, तीसरे पे नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है बच्चों, अब ये जो 3 कॉन्टिनेंट है, सबसे पहले यूरोप। यूरोप का ये नहीं कि मैं करूँगा कि पूरा एशिया, पूरा नॉर्थ अफ्रीका और पूरा यूरोप, मोस्टली पार्ट ऑफ यूरोप था। ठीक है, एशिया का राइट वाला जो गल्फ कंट्रीज वाला पार्ट है ना, जहाँ पर हमारे ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, ये सारे जो कंट्रीज आते हैं, ये लेफ्ट वाली साइड पे एशिया के, वो वाला जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट टाइप का जो हमारा पार्ट पड़ता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एशियन पार्ट बोलते हैं। इस पार्ट को हम फर्टाइल क्रेसेंट भी बोलते हैं। फर्टाइल क्रेसेंट, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार क्यों बोलते हैं मैं इसको आगे बताऊंगा। फर्टाइल क्रेसेंट क्यों बोलते हैं इसको हम कंटिन्यू करके आगे बताएंगे। जब मैं इसकी ज्योग्राफी बता रहा हूँ तब आपको एक सेकंड में आपको समझ आ जाएगी फर्टाइल क्रेसेंट क्या होता है। तो बच्चों, पहला यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा नॉर्थ अफ्रीका का। अफ्रीका का भी कौन सा, नॉर्थ पार्ट। अगर आपको मैं मैप दिखाऊं, जैसे आपको ये दिख रहा है पूरा मैप, तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो मैप है, ठीक है, अगर मैं इस पर ऐसे सर्कल लगा हुआ है जो पार्ट है, इसमें देखेंगे नीचे एशिया है, ठीक है, और सॉरी राइट में एशिया है, नीचे जो है वो अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट, और ऊपर जो है यूरोप है मोस्टली जो हमारा है। बीच में आप देख रहे होंगे मेडिटेरियन सी। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, रोमन एम्पायर कहते हैं, जो कि 3 कॉन्टिनेंट में था। नीचे की तरफ अफ्रीका, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नॉर्थ अफ्रीका, ऊपर की तरफ यूरोप और राइट की तरफ एशिया। इन 3 कॉन्टिनेंट्स में लेफ्ट की तरफ कोई लैंड मास नहीं है, तो हम उसको क्या, लेफ्ट की तरफ जो है इधर की तरफ आप देख रहे हो ओशन है, अटलांटिक ओशन बोलते हैं बच्चों उसको। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ है नहीं, तो राइट में ही ये तीनों बनते हैं। ठीक है, ऊपर अपना फिर से बता रहा हूँ मैं, यूरोप, मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, नीचे अपना नॉर्थ अफ्रीका और राइट में अपना एशिया। ये 3 मेन कॉन्टिनेंट थे जिनके अंदर पूरा का पूरा रोमन एम्पायर फैला हुआ था। आगे मैं इसके रोमन साम्राज्य के जो हैं पूरी की पूरी चीज़ समझाऊंगा। उससे पहले अगर मैं आपको कुछ समझाऊँ तो सबसे पहले समझाऊंगा, अब बच्चों ये चीज़ समझिए कि मैं हर चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूँ, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्या पढ़ाने वाला हूँ, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जैसे मैंने मेसोपोटामिया में भी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ाए थे कि मेसोपोटामिया के खोज में काम आने वाली चीज़ें, ऐसे क्या सोर्सेज थे जिससे हमने मेसोपोटामिया की खोज की। सेम एज इट इज रोमन एम्पायर की खोज करने को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 एरियाज में क्लासीफाई किया है। जिसमें सबसे पहला देखो, सोर्सेज ऑफ रोमन हिस्ट्री, जो सबसे पहले आती है हमारी टेक्स्ट। क्या आती है बच्चों, टेक्स्ट क्या है बच्चों, ये एक तरीके से समझ रहे हैं एनालिसिस है। जैसे लिखा ना तो एनल्स,
लेटर्स, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज। सरमन मतलब होता है, सबको पता ही होगा, भाषण जब हम किसी को देते हैं। भाषण नहीं, मतलब सरमन एक तरीके का होता है बच्चों उपदेश, उपदेश बोलते हैं सरमन को, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ एनल्स क्या होता है। एनल्स में ही बाकी सबको समझ आ रहा होगा, लेटर, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज, ये सबको क्लियर होगा। उससे पहले एक आप देख रहे हो एनल्स। एनल्स क्या होता है बच्चों, एक तरीके देखा जाए तो जब बहुत सारे जो उस समय के जो लिखने वाले व्यक्ति या इतिहासकार या फिर बहुत सारे लोग थे, वो एनालिसिस करते थे चीज़ों का। और जो एनालिसिस होता था ईयर बाय ईयर होता था, मतलब साल में, जैसे हम डायरी राइटिंग करते हैं ना स्कूल में कभी कभी, तो ऐसे डायरी राइटिंग के बेसिस पे ऐसे जो उस समय के हिस्टोरियंस होते थे साल के पूरी चीज़ें लिखते थे, उसी को ही हम एनल्स बोलते थे। मतलब पूरे साल का एक घटना चक्र टाइप या क्रॉनिकल्स टाइप एक पूरा बना दिया करते थे, और उसी को ही वो क्या कहते थे, एनालिसिस या फिर एनल्स कहते थे, ठीक है बच्चों। ईयर बाय ईयर, साल भर का बनाया जाता था और साल भर में इसको पेश किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी टेक्स्ट में। टेक्स्ट का दूसरा आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स। क्या आता है बच्चों, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स बच्चों दो तरीके से बनाया जाता है, एक इंस्क्रिप्शन, दूसरा पेपायरी। पेपायरी क्या है बच्चों, पेपायरस, अभी मैं पूरा समझाता हूँ आपको क्या होता है। तो इंस्क्रिप्शन समझो बच्चों। पहले इंस्क्रिप्शन क्या होता है, पत्थरों पर गुदवा कर लिखना, ठीक है। जैसे आज के टाइम अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ बतानी होती है साम्राज्य, मतलब लोगों को, जनता के लोगों को, तो इंटरनेट वगैरह देखते होंगे। जब जो इंटरनेट से बहुत दूर है तो वो वैसे फ्लेक्स बोर्ड्स बड़े बड़े देखते होंगे जहाँ पर बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ लगी होती हैं, कभी किसी नेता की, कभी किसी व्यक्ति की, या बहुत सारी योजना। स्कूल के बाहर देखते हो तो हमारे जो लिखता है ना लाडली योजना वगैरह, या फिर वो मिशन बुनियाद, ऐसे करके बोर्ड बने होते हैं। तो ये किस लिए होता है, जनता को समझ आए, जनता को सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताओ। तो अब ऐसे ही ना रोमन साम्राज्य या पुराने जो एम्पायर्स होते थे, वो उस समय तो टेक्नोलॉजी थी नहीं प्रिंटिंग वाली, तो उस समय क्या करते थे, पत्थरों पर जो छैनी हथौड़े से ऐसे बिल्कुल ठोक ठोक के उकेरते थे, ठीक है। मतलब इंस्क्रिप्शन करते थे, कार्विंग करते थे, कार्विंग करके उस पर लिखा जाता था। जैसे आप कभी लाल किला ये ऐसी जगह जाओगे, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया दिल्ली में, या फिर आप आगरा में ताजमहल वगैरह कहीं भी जाओगे, तो आप देखते हो उन मॉन्यूमेंट्स के साथ में एक पत्थर का एक वो पूरा लगा होता है, उसको इंस्क्रिप्शन ही बोलते हैं, जिस पर वो गोद गोद के लिखते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करके। वो चाहे तो प्रिंट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटिंग का, लेकिन वो एक तरीके से पत्थर पर गुदवा कर लिखा जाता है ताकि हम उस बिल्डिंग या उस मॉन्यूमेंट के बारे में समझ सकें। ये चीज़ है बच्चों, इंस्क्रिप्शन होता है। ऐसे एक एग्जाम्पल बताया मैंने, इसको कंपेयर मत करना, वो एक सुंदर दिखाने के लिए, शोपीस टाइप के लिए, जो लाल किला और ताजमहल वगैरह में आप देखोगे तो वो एक शोपीस बनाने के लिए ही होता है, अदरवाइज़ उसका वो इतना काम नहीं है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है। तो मैं बात करता हूँ रोमन एम्पायर के बारे में। तो रोमन एम्पायर में क्या थे, दो जगह, एक इंस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं शिलालेख। शिला मतलब पत्थर, शिला मतलब पत्थर, और लेख मतलब लिखना। तो शिलालेख का इस्तेमाल किया जाता था बच्चों उस समय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। स्टोन्स में लिखा जाता था कार्विंग के थ्रू। दोनों लैंग्वेजेस यूज की जाती थी इसमें, ग्रीक और लैटिन दोनों के दोनों। अब पेपायरी क्या है बच्चों, पेपायरस सुना है ना, पेपायरस का एक पत्ता होता है। पपायरस क्या है, पपायरस एक प्लांट है, ठीक है, जो हमें कहाँ मिलता है बच्चों, नाइल रिवर पर मिलता है। नाइल रिवर कहाँ पर है, इजिप्ट में। तो नाइल रिवर के किनारे कई सारे पपायरस के प्लांट होते थे। पपायरस के प्लांट में क्या निकलते थे, पत्ते। तो उन पत्तों पर लिखते थे। जैसे हमने मेसोपोटामिया में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के लोग किस पे लिखते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पे, मतलब क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे। ऐसे ही रोमन साम्राज्य के लोग थे, पपायरी पे लिखते थे, मतलब पपायरस पे लिखते थे। पपायरी क्या है, पपायरी पपायरस का एक वो है, प्लूरल फॉर्म है। जैसे हम रेडियस का रेडियाई करते हैं ना, ऐसे ही पपायरस का पेपायरी है। तो पपायरस क्या है, एक प्लांट है बच्चों, कैसा, रीड जैसा, मतलब सरकंडे जैसा। जैसा हमने सरकंडे का पौधा वहाँ पर पढ़ा था, लाइक रीड, सरकंडे जैसा पौधा था, जो कि नील नदी के किनारे में मिलता है इजिप्ट के अंदर, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर लिखा जाता था, इन पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, ठीक है, शाही, मतलब वो इंक, और इसको पेपर की तरह, इसको पपायरस के पत्ते को समझा जाता था और उस पर लिखा जाता था, जिसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, डेथ सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, अकाउंट्स, मतलब हिसाब किताब, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जितने भी राजा महाराजा के ऐसे खोलते हैं ना, संदेशा वगैरह लाने की बात करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, पपायरस पर ही से सारी चीज़ें लिखी जाती थी। अब बच्चों ये जो पपायरस है, ये पपायरस पे लिखना भी बहुत ज़्यादा मतलब आसान नहीं था। आसान क्या, मतलब लिख तो सकते थे सब, लेकिन अब रोमन साम्राज्य में भी लिखने वाले लोग इतने सारे नहीं थे। तो यहाँ के जो पपायरस के प्लांट पर लिखने वाले लोग होते थे उनको बोलते थे पपायरोलॉजिस्ट, मतलब पपायरस शास्त्री कहा जाता था जो पपायरस पर लिखने वाले लोग थे। पपायरस शास्त्री हिंदी में, और इंग्लिश में कहते थे पपायरोलॉजिस्ट। तीसरी कैटेगरी जो आती है बच्चों हमारी आती है मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स मतलब भौतिक अवशेष। मैं हिंदी में बता दूँ बच्चों, टेक्स्ट,
मतलब एक तरीके से टेक्स्ट हो गया, मतलब लेखन, या फिर इसको टेक्स्ट को हम लेखन बोलते हैं या फिर हम लेखन सामग्री बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज हो गया। तीसरा मटेरियल रिमेन्स मतलब भौतिक अवशेष। अब इसके अंदर क्या आता है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, मोज़ैक, पोइट्री, ये सारी चीज़ें जो हमने रोमन साम्राज्य के इतिहास में पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे बिल्डिंग्स बोले तो मतलब जो वहाँ के घर मकान वगैरह सारे। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो उन्होंने महल वगैरह या फिर बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ों के लिए बनाए गए थे, लाइब्रेरी वगैरह, वो सब। कॉइन्स मतलब सिक्के। मोज़ैक मतलब होती है एक तरीके की पेंटिंग जो कपड़े वगैरह पर की जाती है। पोइट्री हो गई क्या, पोट्री पोट्री मतलब वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना। तो ये सारे क्या थे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मतलब रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के हमारे तरीके। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य का भूगोल। भूगोल मतलब जैसे हमने मेसोपोटामिया का भूगोल किया था, ऐसे हम इसका भूगोल करेंगे। और थोड़ा सा भूगोल मतलब ये नहीं कि हम पहाड़ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं। रोमन साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, मतलब ज्योग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। इसको हटाकर हम यहाँ पर सिर्फ रोमन साम्राज्य की बाउंड्रीज पढ़ने वाले हैं मेन। अगर मैं इसको ज्योग्राफी की जगह बाउंड्रीज बोलूँ तो भी ठीक है, ज्योग्राफी भी कहता हूँ तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सिर्फ बाउंड्रीज पढ़ने वाले हैं कि रोमन साम्राज्य कहाँ कहाँ तक सीमित था। जैसे मैंने बताया था नॉर्थ अफ्रीका, और यहाँ पर मैंने बताया था वेस्टर्न एशिया, और मैंने बताया था मोस्ट ऑफ यूरोप। तो बच्चों 3 महाद्वीपों में तो फैला हुआ है, लेकिन तीनों महाद्वीप पूरे नहीं आते। एशिया तो वैसे ही सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो ऐसा नहीं है तीनों कॉन्टिनेंट इक्वल या तीनों कॉन्टिनेंट पूरे आते थे, नहीं। तीनों कॉन्टिनेंट का थोड़ा हिस्सा आता था। जैसे अगर मैं बात करूँ ये तीनों कॉन्टिनेंट, तो ये रहा यूरोप, ये रहा एशिया और ये रहा नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, थोड़ा सा रफ बनाया है बच्चों, जैसे जैसे बताता रहूँ वैसे वैसे समझते रहना। ठीक है, जैसे मैंने आपको मैप दिखाया था ना अभी असली, उसी तरीके से आप इसको, इस टॉपिक को समझने के लिए बस आप ये ड्राइंग बना लेना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है, और लिखने के बाद आपको ये ड्राइंग बना देनी है। आपका जो भी आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, या फिर टर्म 1 या टर्म 2 का, कैसा भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का, आप अगर ये दोनों चीज़ें कर लेते हो तो टीचर आपके कहीं भी मार्क्स नहीं करता, टीचर बहुत खुश हो गया आपको नंबर देगा। तो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो यूरोप, एशिया और तीसरा नॉर्थ अफ्रीका। तो यूरोप में अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखो बच्चों मैंने नीचे के तो फर्टाइल क्रेसेंट लिखा है। फर्टाइल क्रेसेंट का मतलब होता है उर्वर मतलब फर्टिलिटी, जहाँ पर खेती की जा सकती है। क्रेसेंट मतलब अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार इसकी शेप की वजह से बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हो मैंने ऐसे बनाया, आधा चांद जो होता है ना, इसी तरीके से। तो इसीलिए जो एशियन पार्ट है उसकी थोड़ी सी शेप, रोमन साम्राज्य के अंदर जो एशियन पार्ट था उसकी जो थोड़ी सी जो शेप है बच्चों वो कैसी है, आधे चांद जैसे, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रेसेंट। क्या बोलते हैं? क्रेसेंट, अर्धचंद्राकार। ठीक है, और यहाँ पर खेती अच्छी खासी होती है इसलिए इसको बोलते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पहले समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया। यूरोप पूरा साम्राज्य, बाउंड्रीज देखने हैं तो ऊपर से ना 2 नदियाँ बच्चों, राइन और डेन्यूब, ये 2 नदियों के नीचे नीचे पूरा रोमन साम्राज्य आता है। ठीक है, राइन और डेन्यूब के नीचे नीचे पूरा रोमन साम्राज्य। नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट तक, नॉर्थ अफ्रीका में कहाँ तक? सहारा डेजर्ट तक, सहारा डेजर्ट के ऊपर पूरा रोमन साम्राज्य है। और यहाँ पर अगर हम बात करूँ यूफ्रेट्स, क्या है बच्चों? यूफ्रेट्स, याद है ना हमने टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स पढ़ा था मेसोपोटामिया में, तो वही यूफ्रेट्स है ये, मतलब इराक। ठीक है, तो इराक में यूफ्रेट्स के लेफ्ट में सारा रोमन साम्राज्य, जिसके अंदर एशियन वाला पार्ट आ गया यूरोप और ये अफ्रीका। बिल्कुल बीच में आप देखोगे तो बच्चों मेडिटेरियन सी है। क्या है? मेडिटेरियन सी, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अब बच्चों रोमन साम्राज्य उस समय का मात्र एक साम्राज्य नहीं था, रोमन साम्राज्य के बिल्कुल पड़ोस में एक और सुपर पावर या फिर एक और बड़ी पावर का साम्राज्य, जिसका नाम था ईरानियन एम्पायर, ईरानी साम्राज्य। तो ईरानी साम्राज्य भी अच्छा खासा ग्रेट था, ये बिल्कुल रोमन साम्राज्य के साथ में था। उस समय ये 2 ही सुपर पावर हुआ करते थे, एक ईरानियन एम्पायर और एक दूसरा रोमन एम्पायर। ठीक है बच्चों, तो ईरानियन एम्पायर का भी एक बार टेरिटरीज देख लेते हैं, क्या कहाँ से कहाँ तक। तो ऊपर कैस्पियन सी, नीचे ईस्टर्न अरेबिया, जैसे आज सऊदी अरेबिया है ना, किसी टाइम पे ईस्टर्न अरेबिया मतलब पूरा अरब होता था एक। ठीक है, तो अरब के ईस्टर्न वाला पार्ट जो गया ईस्टर्न अरेबिया, लास्ट में आ गया अपना राइट में अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों, ये पूरा मिला के बनता था ईरानी, मतलब इनके अंदर पड़ता था ईरानियन एम्पायर, ईरानी साम्राज्य।
हम जहाँ पर बच्चों इस चैप्टर के अंदर रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं हम रोमन साम्राज्य को कंपेयर किया करेंगे ईरानियन एम्पायर के साथ। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझते रहना, ईरानियन एम्पायर के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और रोमन साम्राज्य के तो सारे ही क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों को ही थोड़ा बहुत समझते रहना। अब बच्चों इस अफगानिस्तान के राइट में आप देखोगे ऊपर की तरफ से पड़ता है चाइना। तो चाइना का क्या है बच्चों, चाइना इन दोनों एरियाज़ को, अब ये चाइना के वेस्ट में पड़ते थे, वेस्ट मतलब पश्चिम में, चाइना उधर है तो ये हो गया पश्चिम। तो चाइना इनको कहता था ताचिन, द ग्रेट, मतलब ग्रेट मतलब ता मतलब होता है ग्रेट, और चिन का मतलब वेस्ट। मतलब क्या था कि वेस्ट की तरफ एक ग्रेट जगह है, और ये ग्रेट जगह कौन थी, एक ईरानियन एम्पायर और दूसरा अपना रोमन एम्पायर, ये दो साम्राज्य थे। तो चलिए बच्चों बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, अब सीधा पढ़ते हैं हम रोमन साम्राज्य के बारे में। तो रोमन साम्राज्य बच्चों दो भागों में विभाजित है, एक को बोलते हैं हम अर्ली रोमन एम्पायर, दूसरे को बोलते हैं लेट रोमन एम्पायर, मतलब आरंभिक साम्राज्य या प्रारंभिक साम्राज्य, या इसको बोलते हैं अंत का साम्राज्य, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बात करूँगा पूर्व रोमन साम्राज्य, और ये पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, और ये परवर्ती रोमन साम्राज्य। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य बच्चों 27 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और तीसरी शताब्दी में समाप्त हुआ, और जो हमारा परवर्ती काल है लेट रोमन एम्पायर है, 4th सेंचुरी में शुरू हुआ और 7th सेंचुरी में एंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब जो बीच का समय था 3rd और 4th सेंचुरी, ये क्राइसिस पीरियड था। क्या था ये, क्राइसिस पीरियड। क्राइसिस पीरियड का मतलब ये समय संकट का था। किसका समय था, संकट का। जिस समय यहाँ पर रोमन साम्राज्य में क्या थी, अनस्टेबिलिटी थी। अनस्टेबिलिटी की वजह से ही ये पूरा का पूरा जो पार्ट था ये किसमें, संकट में रहा 3 से 4 शताब्दी। तो ये बीच का पार्ट हटा दे तो तीसरी शताब्दी से पहले का जो समय था उसको अर्ली रोमन एम्पायर, पूर्ववर्ती काल, और 4th शताब्दी से बाद वाला जो समय था लेट रोमन एम्पायर, मतलब परवर्ती काल। ठीक है बच्चों, अब रोमन साम्राज्य तो समझ लिया आपने क्या है, मतलब पूरा नहीं समझा, लेकिन अभी आपने एक इंट्रोडक्शन बेसिस पर पढ़ा है। अब रोमन साम्राज्य से पहले क्या स्थिति थी, तो रोमन साम्राज्य से पहले यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम था बच्चों। रिपब्लिक सिस्टम मतलब गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र व्यवस्था क्या था बच्चों, एक तरीके से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। नोबिलिटी जो कि एक तरीके से कौन होते थे, सेनेट, मतलब जो असली पावर है ना, राजा होता था, राजा रोमन साम्राज्य में इससे पहले होता था, लेकिन जो असली शक्ति है वो किसके पास होती थी, सेनेट के पास होती थी। सेनेट कौन है बच्चों, सेनेट स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज हु फॉर्म नोबिलिटी, मतलब अमीर घरानों के, अमीर परिवारों का एक छोटा सा समूह, जिसको हम क्या कहते थे बच्चों, सेनेट कहते थे। यही मिलकर नोबिलिटी बनाते थे। और रिपब्लिक सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी। कब से कब तक था बच्चों, 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व, मतलब 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक था। अब बच्चों सेनेट इसके कंट्रोल, रिपब्लिक सिस्टम को हिंदी में कहते गणतंत्र व्यवस्था। ये आज के रिपब्लिक और जो भी हम करंटली जो हम कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जो भी रिपब्लिक पढ़ते हैं उससे बहुत ही डिफरेंस है। गणतंत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, सेनेट का शासन। किसका शासन, सेनेट का शासन। क्योंकि सेनेट क्या है, सेनेट एक समूह है। समूह को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, गण। क्या बोलते हैं, गण। और तंत्र मतलब सिस्टम, ऐसे सिस्टम जहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप का कंट्रोल हो। और यहाँ पर कौन सा स्मॉल ग्रुप था, सेनेट था। सेनेट कौन, वेल्दी फैमिलीज का ग्रुप। ठीक है बच्चों, वहाँ पर जो कि कम थे। अब 27, मैंने बताया कि भाई 509 से 27 ईसा पूर्व तक था। 27 ईसा पूर्व में खत्म हुआ कब, जब ऑक्टेवियन क्या था, जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र था। उन्होंने अपने पिता का तख्ता पलट किया, मतलब उनको ओवरथ्रोन किया और रिपब्लिक सिस्टम को भी ओवरथ्रोन कर दिया। मतलब रिपब्लिक से हु लेटर चेंज हिज नेम, मतलब बाद में चलकर उन्होंने अपना नाम रखा अगस्टस। क्या नाम रखा, अगस्टस। तो हमारा क्वेश्चन में मतलब पेपर में ये भी बनता है कि रोमन साम्राज्य की स्थापना किसने करी, रोमन साम्राज्य की स्थापना अगस्टस ने की। ठीक है, अगस्टस का पुराना पहले क्या नाम था, ऑक्टेवियन नाम था। अगस्टस था कौन, जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र, मतलब दत्तक पुत्र हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको एडॉप्टेड सन। ठीक है बच्चों, अब इसने अपने पिता को भी हटा दिया और इन्होंने रिपब्लिक सिस्टम को भी हटा दिया। मेंबरशिप और सेनेट बेस्ड ऑन वेल्थ एंड पोजीशन, मतलब मेंबरशिप मतलब एक तरीके देखा जाए जो भी मेंबरशिप थी, मतलब सेनेट बनने के लिए आपका पैसा और आपकी पोजीशन। पोजीशन मतलब आप किस पद पे हैं, आपको क्या पोजीशन मिली हुई है, आप किस, मतलब एक तरीके से या तो पैसा या तो पोजीशन, ये दो चीज़ें देखी जाती थी। नॉट बाय बर्थ, मतलब ये नहीं देखा जाता कि आप अमीर के घर में पैदा हुए हो तो आपको सेनेट की पोजीशन मिलेगी नहीं। अगर आप इन फ्यूचर गरीब हो जाते तो आपको सेनेट से बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा। फिर जो दूसरे जो साम्राज्य के अंदर नए अमीर लोग बने उनको ये चांस दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेंबरशिप ऑफ सेनेट बेस्ड ऑन वेल्थ एंड पोजीशन। पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, पद, प्रतिष्ठा, कि वो किस आधार पर साम्राज्य के अंदर कोई मंत्री है या कोई सिपाही है या क्या है, किस तरीके से
तो इन दोनों के आधार पर ही सेनेट तय की जाती थी, ना कि बर्थ के ऊपर। मेंबरशिप वॉज लाइफ टाइम, मतलब जो सेनेट होते थे बच्चों जीवन भर, सेनेट का जो समय काल होता था ये नहीं कि 10 साल 5 साल 2 साल ऐसे कुछ नहीं, समय भर, उनके जीवन भर ये उनकी जो सदस्यता थी, मेंबरशिप थी, चलती रहती थी। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर डालते रहेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने इस वीडियो को देखा तो अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाया है, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन के अंदर चैनल्स को लेकर या फिर हमारे पर्टिकुलर वीडियोज़ को लेकर या हमको लेकर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, कमेंट करना और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।